सामान्यीकरण डिस्क्लेमर। इस एपिसोड में व्यक्त की गई सभी राय, विचार और व्याख्याएं ज्योतिष और अंकशास्त्र जैसे विषयों पर व्यक्तिगत अनुभव और विश्वासों पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य केवल जानकारी और मनोरंजन प्रदान करना है। यह किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय, कानूनी या व्यावसायिक सलाह नहीं है। कृपया किसी भी व्यक्तिगत निर्णय के लिए योग्य विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। इस एपिसोड में की गई कोई भी भविष्यवाणी या विश्लेषण पूर्णतः सटीक होने की गारंटी नहीं दी जाती। उपमा दीक्षित, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारत के हर कोने में चर्चा का विषय है। आज हमारे साथ में एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो पिछले 30 सालों से लोगों को गाइड कर रहे हैं। पंडित राघवराव मिश्रा जी, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य हैं, अंकशास्त्री हैं। स्वागत है पंडित जी आपका हमारे पॉडकास्ट पहले कार्यक्रम में। पंडित जी, आपका यूट्यूब में भी चैनल 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आप कैसे इस फील्ड में आए? आपका रुझान ज्योतिष अंकशास्त्री के कैसे हुआ? आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जिसके जानने से, जिसके समझने से आदमी अपने भविष्य में क्या करना चाहता है, अगर उसमें क्या बाधाएं हैं तो वो बाधाओं को कैसे दूर कर सकता है। अब आपका जो पहला प्रश्न है मेरे सामने कि इस क्षेत्र में मैं कैसे आया, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल में जब मैं पढ़ाई लिखाई करके मैं वन विभाग में नौकरी कर रहा था और साथ में मैं साइड बिजनेस भी कर रहा था, तो उसी समय मैं अमूल ब्रेड बटर आदि का एजेंसी लेने के लिए अपने शहर से गोरखपुर जा रहा था। ट्रेन लेट थी तो थोड़ा टाइम पास के लिए वहाँ एक ज्योतिष महाराज बैठे थे। ये बहुत बचपन की कहानी है। तो मैंने सोचा लाओ यूं ही ज्योतिष जी से देखें क्या है भविष्य। तो मैं गया तो वो हाथ देखते थे, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, और मैंने उनसे अपना हाथ दिखाया। तो हाथ देखते ही उन्होंने कहा कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम नहीं होगा। जबकि एक दिन पहले ही मुझे एजेंसी के मालिक से बातचीत हो गई थी, यहाँ तक कि मैं डिपॉजिट वगैरह लेके जा रहा था। हाँ, एजेंसी के मालिक ने ये जरूर कहा था कि एक आदमी और आने वाला है, तो जो पहले आएगा उसको मैं अपना एजेंसी दूंगा। लेकिन मुझे पहले विश्वास था, इसलिए मैं बहुत जल्दी सुबह सुबह जा रहा था। तो जैसे ही ज्योतिष ने ये कहा कि आपका काम नहीं होगा, मैं बहुत क्रोधित हुआ। मैं उस विषय में इतना कि अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं होते तो उस समय भी मैं उनसे लड़ाई कर सकता था। और मैंने लेकिन उनको ये चेतावनी जरूर दिया कि जब मैं लौट के आऊँगा काम करके, तब मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता है, ठीक इसी तरह जैसे ही मैं वहाँ गोरखपुर में गया और जैसे अमूल एजेंसी के बाहर मैं पहुँचा ही था कि दूसरा व्यक्ति उनके ऑफिस से बाहर निकल रहा था। और जैसे ही मैं अंदर गया और सामने मैनेजर ने बताया कि अभी अभी एजेंसी मैंने इनको दिया, यहाँ तक कि टेबल पे जो नोटों के बंडल पड़े थे उसने दिखाया भी कि ये मैंने डिपॉजिट लिया, आप लेट हो गए 10 मिनट। उस समय तो मैं बहुत नर्वस हुआ, बहुत दुखी हुआ। आया, वो पंडित जी को शाम को ढूंढा तो नहीं मिले। अगले दिन मैं गया तो पंडित जी वैसे तो देख के मुझे थोड़ा घबराए। मैं खाली पंडित जी से ये जानना चाहता था, मैंने कहा वो हाथ में वो कौन सी रेखा है जो रेखा आपने देख के मुझे ये बता दिया कि काम नहीं होगा। पंडित जी ने कहा इसके लिए हमको ने बहुत तपस्या की है, बहुत पढ़ाई की है, और अगर आपको जानना है तो आपको भी पढ़ाई करना चाहिए। उसी समय मैंने ठान लिया कि जब तक मैं ये नहीं पता कर लेता हूँ कि इन्होंने कौन सी ऐसी रेखा हाथ की देख के बता दिया कि कार्य नहीं होगा। और फिर मैंने उनसे बड़ी नम्रता से गुरुजी मानकर उनके ज्ञान को अर्जित किया। उन्होंने जो ग्रंथ वगैरह बताया था वो ग्रंथ आदि तीनों का मैंने पढ़ाई शुरू किया। बाद में मैं ज्योतिष क्षेत्र में उतरा। इसी दौरान मैंने वन विभाग की नौकरी इसलिए छोड़ दी कि इतना मुझे ज्योतिष के लिए जुनून सवार था कि मैं जब तक ये नहीं पता कर लेता हूँ कि ऐसी कौन सी रेखा वो देख के बताए कि हमारा काम नहीं होगा। धीरे 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 मैं अपने वहाँ से छोड़ के फिर मुंबई आया। यहाँ पर मैंने ज्योतिष का क्लास ज्वाइन किया और यहीं से मैं ज्योतिष धीरे धीरे करने लगा।
लेकिन इसको मैं प्रोफेशनल नहीं करना चाहता था, खाली समाज सेवा के लिए लोगों का रख था। लेकिन मुंबई जैसे शहर में आप फ्री में कोई कार्य करके कैसे रह सकते हैं, तो यहाँ के लोग भी मुझे ज़बरदस्ती धन दे के और ज्योतिष अपना दिखाने लगे। फिर जब मैं हस्तरेखा में प्रवीण हो गया, तभी मुझे फ्री प्रेस जर्नल में एक पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसके एडिटर आए, उन्होंने मुझसे हाथ दिखाया, तो ये कुछ ऐसी शब्द मेरे से निकले कि वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने हमको अपने प्रेस में ज्योतिष का प्रेडिक्शन करने के लिए चॉइस किया। यहाँ से मुझे पहली सफलता प्राप्त मिली। काफ़ी दिन तक मैं फ्री प्रेस जर्नल में लिखता रहा। उसके बाद मैं अपने ज्ञान को और बढ़ाना, यहाँ तक कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से ज्योतिषी हो गया, क्योंकि ये इतना ज्ञान का सागर है कि इसमें आप जितना गहराई से ज्ञान अर्जित करोगे आपको कम ही लगेगा। और कभी मैंने अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया। जो भी है ये माँ सरस्वती की देन है। हम जब बोलते हैं तो हमें ये नहीं ध्यान रखता है कि सामने वाला क्या है, उसकी सच्चाई, उसकी कमी दूर करने का ही रास्ता उपाय बताता हूँ। और उसके बाद में मैंने अभी 4 साल पहले ये YouTube चैनल चालू किया, आप और आपका भविष्य, और आज भगवान की कृपा से हमारे पास लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर हुए। एक मेरा दूसरा चैनल भी है, आप और आपका अंक, उसमें भी हमारे 60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये एक जिज्ञासा खोज, इस खोज को एक छोटी सी रेखा कि क्यों काम नहीं होगा और क्यों काम होगा, आज मैं जिसका भी ज्योतिष देख के बताता हूँ तो इस पर मुझे कोई अहंकार नहीं है। जो सत्य है वही बताने का प्रयास करता हूँ और इससे मुझे बहुत सफलता भी मिली और अपने कार्य से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जबकि मैं गवर्नमेंट जॉब वन विभाग का छोड़कर भले कुछ दिन के लिए मुझे दुख हुआ था, लेकिन आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने वन विभाग की नौकरी छोड़कर कोई गलती नहीं की। पंडित जी, ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र क्या होते हैं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र में बहुत मतभेद नहीं है, क्योंकि जब से ज्योतिष बना ठीक उसी समय से अंकों का भी निर्माण हुआ है। हाँ, यह है कि आज अंक ज्योतिष पाश्चात्य लोग, पश्चिमी देशों के लोग अंक ज्योतिष पे अधिक विश्वास करते हैं, जबकि हमारे भारतीय लोग ज्योतिष शास्त्र पे पूर्ण विश्वास करते हैं। जबकि ये देखा जाए कि अगर व्यक्ति अंक शास्त्र के विषय में दिलचस्पी रखता है तो उसे पहले ज्योतिष शास्त्र सीखना पड़ेगा, और अगर वो ज्योतिष शास्त्र के बाद अंक शास्त्र सीखता है तो बहुत जल्दी उसको अंक शास्त्र की विद्या में अच्छी पारंगत मिल जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति सिर्फ अंक शास्त्र से अपना प्रेडिक्शन देना चाहता है तो ये उसका आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, क्योंकि दोनों में ग्रहों का ही खेल है। इसमें हम ग्रहों को राशि के अनुसार बताते हैं, जानते हैं। अंक ज्योतिष में ग्रहों को एक अंक से जोड़ा गया है। बात वही है, एक कहावत है कि आप कान को चाहे इधर से घुमा के पकड़िए चाहे सीधा पकड़िए, बात आपको मंजिल पे पहुंचने का ही है। लेकिन अंक ज्योतिष और ज्योतिष में कोई विशेष अंतर नहीं है। पंडित जी, आजकल राहु का बहुत कुछ चल रहा है। कल 18 तारीख से राहु ने अपने दिशा बदली है, तो मैं जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि राहु क्या है। राहु के बारे में बहुत लोग डरते हैं, तो आप थोड़ा सा राहु के बारे में समझेंगे। देखिए, राहु के बारे में ये सही है कि राहु एक डराने वाला ग्रह है। राहु के कारण ही लोगों का चोरी आदि करने वाले लोग इसके प्रभाव में आते हैं, क्योंकि राहु का जो जन्म हुआ है वो जन्म ही इसका इस तरह बहुरूपीय के रूप में हुआ है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राहु जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को अमृत का बंटवारा कर रहे थे भगवान मोहिनी के रूप में,
तो राहु ने अपना भेष बदलकर और देवताओं की पंक्ति में बैठ के और अमृत का पान कर लिया था। फिर जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने राहु के असली भेष के बारे में बताया तो भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का 2 खंड कर दिया। उसका सिर राहु है और धड़ केतु है। ये जिस कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है ये उस ग्रह को प्रभावित करता है, जिस घर में बैठ जाता है। अब ये बात अलग है कि कुंडली में राहु का कुछ स्थान ऐसा है जहां वो कुंडली को पावर भी देता है, लेकिन चूंकि राहु जैसे कि सूर्य के साथ बैठ गया तो सूर्य को ग्रहण लगाता है। वो उसके पूरे जीवन वो व्यक्ति कुछ ना कुछ सरकारी कार्यों में परेशान रहेगा, अधिकारियों से परेशान रहेगा, कुछ ना कुछ कानूनी दावपेच में वो उलझा ही रहेगा। चंद्रमा के साथ बैठ गया तो उसकी माँ का कुछ ना कुछ समस्या बनी ही रहेगी। माँ का अर्थ मतलब कि पिता का नुकसान तो माँ को परेशानी। यही ग्रह गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। ये अच्छे अच्छे धार्मिक लोगों को भी धर्म से विमुख कर देता है। शुक्र के साथ बैठ जाए तो वैवाहिक सुखों में हमेशा तनाव पैदा करता है, प्यार आदि में लड़ाई करवाता है। अगर शुक्र और राहु एक साथ बैठ जाए और व्यक्ति का लव मैरिज हो जाए, जीवन पर्यंत वो कलह पूर्ण जिंदगी जीते हैं। तो राहु को हम ये नहीं कह सकते हैं कि राहु हमेशा नुकसान ही करता है। राहु और मंगल जैसे हो गया तो अंगारक योग बन गया, आदमी उग्र है तो और उग्र हो जाएगा। अब कुंडली में राहु कहाँ बैठा है ये देखना बहुत जरूरी है। राहु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। और राहु जिस ग्रह को देख लेता है अपना प्रभाव उस ग्रह पर डालता ही है। लेकिन जैसे कि लाभ घर में राहु बैठ गया, बहुत अच्छी कुंडली हो गई, आदमी धीरे धीरे लाभ कमाएगा, एक दिन बहुत बड़ा आदमी भी बन सकता है। यही राहु 12वें में बैठ जाए तो आदमी कोर्ट कचहरी का जीवन में जरूर एक ना एक बार उसको समस्याओं से घिरना पड़ता है। पुलिस आदि के कारण उसको जेल भी जाने का नौबत आ सकती है। तो एक बात आप देखोगे कि अगर राहु 10वें में बैठ जाए तो पिता पुत्र के संबंधों में भी दरार पैदा कर देता है। 9वां घर यानी धर्म स्थान में बैठ जाए तो धर्म स्थान में आदमी का पूजा तो करेगा लेकिन मन कहीं और लगा रहेगा। राहु लग्न में बैठ जाए तो शरीर में गैस्ट्रिक आदि की समस्या पैदा करता रहता है। वाणी भाव दूसरे घर में बैठ जाए तो आदमी का जो आवाज़ होती है, वाणी होती है, बहुत कठोर होती है, बहुत कड़वा बोलता है। तीसरे घर में भाई बहनों से भी संबंध खराब करता है। चौथे घर में भी अगर राहु बैठ जाए तो माँ के सुखों में कमी लाता है, मित्रों से उसके कोई बहुत अधिक विश्वसनीय मित्र नहीं बनते हैं। पंचम घर में राहु बैठ जाए तो राहु जहाँ पढ़ाई लिखाई में अच्छा सफलता देता है वहीं वो गलत कार्य के तरफ भी उस व्यक्ति को ले जाता है। तो कुंडली में एक चीज विशेष है कि जब राहु जहाँ बैठेगा ठीक उसके 7वें घर में केतु बैठेगा। केतु थोड़ा शांत स्वभाव का ग्रह है, लेकिन चूंकि राहु केतु दोनों राक्षस ग्रह से उत्पन्न जन्म हुआ है तो ये अपना जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह पर प्रभाव डालते हैं। केतु के अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ भी पाई गई हैं, जैसे 12वां केतु जन्म कुंडली में हो तो व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। केतु के बारे में कहा जाता है कि ये ध्वज पताका फहराता है, यानी धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाता है। केतु उतना नुकसान नहीं करता है जितना राहु अपने प्रभाव से दबदबा ग्रहों पर बनाए रखता है। इसलिए कहा गया है कि ये छाया ग्रह है, ये राहु केतु कभी दिखते नहीं है, लेकिन ये अपना जो जिस ग्रह पर अपना छाया प्रभाव डालते हैं उस ग्रह को ये प्रभावित किए बिना नहीं रहते हैं। क्या राहु राजयोग देता है क्या? हाँ, राहु ही ग्रह ऐसा है कि अगर वो धन दिया तो इतनी संपत्ति दे देता है कि आदमी अपने कई पुश्तों तक खाए धन समाप्त नहीं होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है
कि अगर वो धन गलत तरीके से कमाया गया है तो आदमी को एक दिन वो गलत धन भी विनाश कर देता है। क्या राहु पिछले जन्मों का काल है? हाँ, राहु को पिछले जन्मों का भी कारक देखा माना जाता है, इसलिए वो पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब इस जन्म में रखता है। लेकिन जहाँ तक ये देखा गया है कि आदमी को सिर्फ इस जन्म के बारे में ही उसको पता होता है। पिछले जन्म, जैसे कि राहु ऐसा ग्रह है जो भूत पिशाच, बुरे सपने, डरावने, अचानक घबराना, बीमारियों आदि का ये कारक ग्रह है। इसलिए राहु के बारे में ये कहा जाता है कि राहु पूर्व जन्म का भी संचय, पाप पुण्य इस जन्म में अपने प्रभाव के द्वारा देता है। राहु को कौन कंट्रोल करता है? राहु मतलब किसके अधीन काम करता है? देखिए, राहु को अगर ये देखा जाए कि राहु को कोई कंट्रोल करता है तो ऐसा कोई ग्रह नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि राहु जिस ग्रह को देख ले ये उस ग्रह पर अपना प्रभाव छोड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे कि गुरु राहु बैठ गए तो ये आपस में एक द्वंद्व चालू होती है। इसको कहते हैं राहु गुरु के साथ चंडाल योग। तो जहाँ गुरु अपने अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य में आगे बढ़ना चाहता है, वहीं राहु उसके आगे बढ़ने में तरह तरह की रुकावटें डालता है। अब ये कुंडली में देखना जरूरी है कि उस ग्रह में, उस कुंडली में राहु बलवान है या गुरु बलवान है, या राहु जिस ग्रह के साथ बैठा है उसमें बलवान कैसा है। जैसे उच्च का सूर्य बैठ गया, उसके साथ राहु बैठ गया, तो राहु सूर्य के साथ ग्रहण तो लगाएगा, लेकिन सूर्य अपने तेज प्रभाव के कारण राहु के ग्रहण को बिल्कुल निष्क्रिय करता रहेगा। इसी तरह से गुरु उच्च का बैठ गया, कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, तो यहाँ गुरु के साथ राहु आ गया, गुरु चंडाल योग बनेगा, योग में कोई वो नहीं है, लेकिन गुरु अपने प्रभाव के कारण, अपनी शक्ति के कारण राहु के दुष्प्रभाव को कम करता रहेगा। राहु की महादशा क्या है? राहु की महादशा 18 साल की होती है जी। और राहु ज्यादातर कर्ज आदि के क्षेत्र में लोगों को फंसाता है। अगर राहु की दशा में किसी ने कर्ज ले लिया तो वो बड़ी आसानी से कर्ज वापस नहीं कर पाता है। ये अगर राहु की दशा में व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, काफ़ी धन उसका नुकसान हो जाता है। अंतोगत्ता अंत में राहु विजय जरूर दिलाता है, लेकिन राहु जहाँ तक ये कहा गया है कि ये बर्बादी और विनाश का कारण होता है। इसके कारण ही तूफान आना, भूकंप आना और अन्य जो दुष्प्रभाव है वो राहु के कारण ही होता है। अच्छा, राहु के उपाय या सावधानी क्या होनी चाहिए? नहीं, राहु के उपाय भी हैं, ऐसा नहीं है। वैसे तो लाल किताब में कहा गया है कि बहते पानी में यानी नदी में आप शराब डालिए, लेकिन इस बात को बहुत से लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जो लोगों ने कभी शराब न छुआ है न देखा है तो इन लोगों से उससे थोड़ा दूरी रखती है। लेकिन राहु का एक सबसे सरल उपाय होता है कि आप काले कुत्ते को बिस्किट, दूध, रोटी कुछ भी बुधवार के दिन खिलाइए। अगर वो कुत्ते ने आपका दूध, बिस्किट या ये चीज़ खा लिया तो राहु का दुष्प्रभाव जल्द से जल्द कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो राहु का इतना भारी प्रभाव होता है कि आप काले कुत्ते तो क्या साधारण कुत्ते को भी अच्छे से अच्छा बिस्किट वगैरह डालोगे, वो देखकर उसको खाएगा नहीं। इतना अगर आपके ऊपर राहु का प्रभाव, बहुत दुष्प्रभाव भारी है तो। लेकिन इसके अलावा भी राहु के लिए एक रत्न आता है गोमेल, उसको धारण करने से मध्यमा उंगली में भी राहु का प्रभाव कम होता है। राहु के दशा में आदमी को कभी बड़बोलापन नहीं करना चाहिए, अपने धन प्रॉपर्टी का अधिक बखान नहीं करना चाहिए, और विशेषकर परिवार में, क्योंकि राहु परिवार में कलह पैदा करता है। आपको अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, इनसे ही आप प्राप्त होते हैं। इसलिए विशेषकर अपने परिवार में ज़्यादातर शांत रहना चाहिए, गम खाना चाहिए, दो बातें सुनकर चुप रहने की कोशिश करना चाहिए, जिससे राहु का दुष्प्रभाव
आपके ऊपर लागू ना हो। एक आम इंसान कैसे समझेगा कि वो राहु की चपेट में आ गए या राहु की महादशा चल रही है? एक आम इंसान को नहीं, ये तो कुछ हमारे जब तक कुंडली आदमी को, जब तक कुंडली अपना वो किसी अच्छे ज्योतिष से नहीं दिखाएगा, जब तक वो उसको ज्योतिष नहीं बताएगा। अब राहु के मैंने आपको अवगुण और गुण बताए हैं। राहु का दशा आदि चल रही है, परिवार में अचानक लड़ाई हो जाएगी, यहाँ तक कि पति पत्नी में भी छोटी छोटी बातों पे कलह उत्पन्न हो जाएगा। राहु की दशा है तो आदमी को बुरे सपने, उसमें ऊपर से नीचे गिरना, तरह तरह के डरावने लोगों का सपने में आना, ये सब इसकी एक पहचान है। पंडित जी ये बताइए कि पितृदोष क्या होता है और इसके उपाय क्या है? देखिए, पितृदोष ऐसा होता है कि जब सूर्य और शनि जी एक साथ कहीं भी कुंडली में किसी भी घर में बैठ जाए तो ये पितृदोष होता है। पितृदोष में ये होता है कि विशेषकर पिता और पुत्र के बीच आपस में संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। कुछ ऋषियों का तो ये भी कहना है कि सूर्य शनि अगर एक ही घर में बैठ जाए तो या तो पिता की आयु में कमी होती है या पुत्र देश विदेश दूर चला जाता है। वैसे तो इसकी शांति करानी चाहिए, जी विशेषकर सूर्य भगवान की शांति होनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके तो पिता पुत्र के बीच में विवाद ना हो, इसमें सबसे अच्छी भूमिका बच्चे की माँ इसमें कर सकती है। जो बाप बेटे के बीच में कोई भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो तो उसमें मध्यस्थता कर सकती है। लेकिन यह है कि अगर कुंडली में पितृदोष है तो उसकी शांति जरूर करानी चाहिए। पितृदोष क्या इस वजह से होता है कि अंतिम संस्कार अच्छे से ना हो, पूर्ण रीति रिवाज विधि विधान से ना हो, इस वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रहों का जब एक समय होता है, एक समय ऐसा आता है, ये साल में एक महीने के लिए ऐसा होता है कि जब सूर्य और शनि एक ही राशि में आ जाते हैं, वहीं पे ये पितृदोष का निर्माण होता है और ये अच्छा नहीं माना जाता है। जी, विशेषकर ये पिता की आयु के लिए बहुत शुभ नहीं होता है। जी, लेकिन अगर उसकी शांति करा दिया जाए या पुत्र के पिता को माणिक पहना दिया जाए या वो सूर्य भगवान की आराधना करे, गायत्री मंत्र का जाप करे, सूर्य भगवान को अर्घ दे, तो इससे भी सूर्य भगवान का बल बढ़ता है, जिससे पितृदोष क्षीण हो जाता है। अच्छा, मंगल दोष और काल सर्प योग क्या है? मंगल दोष और काल सर्प दोष दोनों अलग अलग हैं। जी, कुंडली में मंगल दोष ऐसा होता है कि मंगल दोष 5 प्रकार का होता है। जब मंगल लग्न में बैठा हो तो इसको मांगलिक का मंगल दोष मानते हैं। जी, ऐसा व्यक्ति जातक बहुत गर्म, तेज तर्रार, हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाला, कामुक स्वभाव का होता है। चौथे घर में मंगल अगर बैठ जाए तो ये भी मांगलिक दोष होता है। इसमें शादी विवाह थोड़ा लेट होती है, ये उतना दोषपूर्ण नहीं होता है। सप्तम घर में मंगल बैठ जाए, 7वें घर में, तो भी ये कुंडली मांगलिक हो जाती है। इसमें भी शादी विवाह में पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं और कभी कभी तो अलगाव की स्थिति भी आ जाती है। सबसे घातक या यूँ कहा जाए सबसे भारी मंगल जो होता है वो 8वां घर में मंगल बैठने से वो भारी मंगल दोष होता है। ऐसे मंगल का शांति करवाना बहुत अनिवार्य होता है। जैसे कि अभी फिल्म एक्टर रेखा के बारे में आप जानती होंगी। जी, जी, इनका 8वां मंगल है। इन्होंने 1-2 शादियां किया, उसका परिणाम आप सबको पता ही है कि इनके पति शादी के बाद शादी करते गई, पति मरते गए। जो भी है, ये एक विशेष, और भी जैसे कि ऐश्वर्या राय के भी 8वां मंगल है तो उसकी शांति अच्छे ढंग से हो गई। तो दूसरा 12वां मंगल,
जब 12वें घर में मंगल बैठता है तो भी मंगलिक कुंडली बन जाती है, लेकिन इसको लाइट मंगल यानी कि हल्का मंगल बोलते हैं। ये उतना मंगल दोष नहीं होता है। इसमें हल्का फुल्का पति पत्नी में वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन इसमें अलगाव होने का चांस कम होता है। अब आपने जो कहा कालसर्प दोष, कालसर्प एक ऐसा दोष है जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो कालसर्प दोष का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कुंडली में कालसर्प दोष होता है वो बहुत अधिक प्रयत्न करता है, बहुत कठिनाइयाँ उसके जीवन में आती हैं, वो हर कठिनाइयों को पार कर कर सफलता की बहुत करीब पहुंचता है, लेकिन कुछ न कुछ कारण होने से उसे बड़ी मुश्किल और कठिनाइयों से सफलता प्राप्त होती है। यह है कि कालसर्प का भी शांति कराई जाती है। कालसर्प के लिए विशेषकर राहु केतु की पूजा की जाती है, उसके बाद कालसर्प की शांति होती है। तो अगर किसी के कुंडली में कालसर्प का दोष है तो उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए। मांगलिक के लिए विशेषकर मांगलिक कुंडली के लिए भी शांति कराई जाती है, और अगर जिसके कुंडली में मांगलिक दोष है उसको तिकोना मूंगा बीच की उंगली में या आप रिंग फिंगर में तांबा में या गोल्ड में पहन सकते हैं, जिससे भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। कालसर्प योग की पूजा क्या नासिक में होती है? कई जगह पे होती है, तो इंडिया में नासिक में भी होती है, कहाँ पूजा वाराणसी करवानी में चाहिए भी इसकी? होती है, अच्छा, और सबसे अच्छी पूजा तो आप भोपाल में मध्य प्रदेश में महाकाल में होती है। अच्छा और जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है जी। वहाँ पर मांगलिक दोष का पूजा होती है। गज केसरी योग क्या होता है पंडित जी, और इसके उपाय क्या है? देखिए, गज केसरी बहुत बढ़िया एक अच्छा राजयोग होता है। एक कहा जाता है कि अगर आदमी का अंत भला तो सब भला। जी, आदमी अपने बचपन में युवावस्था में मेहनत करता है, खाता पीता है, जो भी है, लेकिन अगर उसकी अंतिम समय यानी कि बुढ़ापा अगर सुखमय व्यतीत हो जाए शांति से, तो सारा जीवन का सुख प्राप्त होता है। तो जो जिसके भी कुंडली में गज केसरी योग होता है, गज केसरी बनता कैसे है? जहां भी कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों या गुरु के कहीं भी केंद्र में होने पर और चंद्रमा भी केंद्र में हो तो गज केसरी योग बनता है। जैसे कि चंद्रमा से गुरु लग्न में हो, चंद्रमा से गुरु चतुर्थ घर में हो, सप्तम घर में हो या दसम घर में हो, तो गज केसरी योग बनता है। गज माने होता है हाथी। तो जो व्यक्ति के कुंडली में, अब आज के योग में तो कोई हाथी घोड़ा रखते नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में गज केसरी योग है उसको अपने जीवन में वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। उसे कठिनाइयाँ भी बहुत आती हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आते हैं, लेकिन वो हर मुसीबत को बड़ी आसानी से पार करता है। और अंतोगत्ता उसका पारिवारिक जो जीवन होता है बहुत संस्कारी होते हैं, उसके बच्चे पत्नी सेवा भाव करने वाले होते हैं, और उसका वृद्धावस्था बहुत आनंद से सुखपूर्वक व्यतीत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके कुंडली में गज केसरी योग है उसका अंत सुखमय और आनंददायक व्यतीत होता है। अच्छा, क्या ज्योतिष भारत तक ही सीमित है या फिर विदेशों में भी लोग इसे मानते हैं? ज्योतिष आज की तारीख में देखा जाए तो पूरी दुनिया में है। कोई अब मेरे YouTube चैनल पे जी, मैं जिन जिन देशों के बारे में जानता भी नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में इतने देश हैं कि मैंने कोई भूगोल का तो स्टूडेंट था नहीं कि मैं सारे देशों की जानकारी रखूं, लेकिन दुनिया का शायद ही कोई देश ऐसा बचा हो जिसके लोग मुझसे संपर्क ना किए हो, मुझसे अपने बारे में जानकारी ना लिए हो। तो ये अलग अलग देशों में पद्धति अलग अलग जरूर है, लेकिन ज्योतिष पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और ज्योतिष के सहारे
बहुत से लोग अपना जीवन सफल बनाते हैं। 2025 पे आप हमारे दर्शक को क्या एक सुझाव या उपाय बताना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू? देखिए, अंक ज्योतिष में 2025 का वर्ष का स्वामी मंगल है। मंगल देवताओं का सेनापति होता है। मंगल हमेशा दंगल करता है। तो ये जो युद्ध वर्ष 2025 है, इसमें कई देश आपस में टकराएंगे, एक दूसरे से युद्ध होगा। इसमें बड़े से बड़े युद्ध, यहाँ तक कि परमाणु बम का भी प्रयोग किसी देश ने के ऊपर हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ तक यह है कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से 2025 के बारे में अपने अंक ज्योतिष से जानना चाहता है, तो उसके लिए हम एक यही अच्छी सलाह देना चाहेंगे कि उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। जोश में आकर कोई भी ऐसा अनर्थ का कार्य नहीं करना चाहिए जो आगे चलकर उसके लिए भारी पड़े और पछताने से भी कम न पड़े। इसलिए जहाँ तक हो, मंगल विशेषकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और अपने क्रोध को नियंत्रण रखना चाहिए। से बहुत सारे विषयों पे चर्चा की, बहुत सारी गहरी बातें जानी हमने, तो हमें ग्रह, कुंडली और नक्षत्रों के बारे में, दोषों के बारे में नहीं मालूम था। आज आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। और तो मैं चाहूँगी अगर किसी को पंडित जी से कुंडली के बारे में पूछना है या किसी के बारे में भी आपको हमारी जानकारी चाहिए, तो हमारे ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं।